बहुत सारे लोग आजकल रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बहुत सारे फ़िक्रे बड़े आम तौर पे बोले जाते हैं, प्लॉट खरीदा लेकिन फ्रॉड निकला, प्लॉट लिया था उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, हाउसिंग सोसाइटी जो है वो फ्रॉड निकली, फाइलें उसने बेची, अब सोसाइटी का नामो-निशान नहीं है। डॉलर के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की थी और आज 5 साल गुज़रने के बाद या 10 साल गुज़रने के बाद भी जो है वो उतने डॉलर हमें वापस नहीं मिल रहे। तो ये बहुत सारे ऐसे फ़िक्रे हैं जो आम तौर पे बोले जाते हैं और यकीनन पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर फ्रॉड भी हुए हैं, चीज़ें हुई हैं और नो डाउट इसमें कोई शक नहीं जिन लोगों ने डॉलर के अंदर, पाउंड्स के अंदर या यूरो के अंदर पाकिस्तानी कोई प्लॉट परचेज़ किया था पाकिस्तान में, उनको अब वो रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट का कसूर है। भई वो तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका प्रॉब्लम है। जो करेंसी का उतार-चढ़ाव है वो तो वहाँ पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे सियासी मामलात है, चीज़ें हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर तो बात खैर नहीं करता। रियल एस्टेट्स पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसी के हिसाब से आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, उसी हिसाब से आपको नुकसान होगा। तो भाई अगर आपने डॉलर की सोचना है, यूरो का सोचना है, पाउंड का सोचना है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। फिर आप उसी कंट्री के अंदर मिसाल के तौर पे पाउंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इंग्लैंड की करेंसी है, इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि पाउंड्स आपने कितने लगाए थे और कितने आपको रिटर्न मिले हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये कैलकुलेशन जो है ये नहीं हो सकती। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आपने पाउंड्स के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, आपको नुकसान हुआ, आपका पॉइंट ठीक है। लेकिन जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये भी वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर भी सोचा करें। बहरहाल हम लोग आज बात करेंगे कि 2 तरह के लोग पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग जो है वो प्रॉपर्टी लेते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक प्लॉट परचेज़ करना होता है, उसके ऊपर उन्होंने अपना बच्चों के लिए घर बनाना है। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग पोज़ेशन वाला, ये लोग अपनी अमाउंट इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी करने के बाद इनकी कोशिश होती है कि हम पोज़ेशन वाला एक प्लॉट परचेज़ कर लें। किसी भी मोहल्ले के अंदर, किसी भी ऐसे एरिया के अंदर जो डेवलप हो ऑन ग्राउंड, चूँकि इन्होंने घर बनाना होता है, इन्होंने लंबी इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं होती। तो इनके साथ फ्रॉड भी बहुत कम होता है क्योंकि ये पोज़ेशन वाली प्रॉपर्टी ले रही होती है, फिर एक ही प्लॉट इन्होंने लेना होता है और बहुत सारे लोगों की तो कोशिश होती है कि अपनी किसी भाई या किसी हमसाये ने जहाँ पे या रिश्तेदार ने कहीं पे कोई घर बनाया होता है, तो ये उसको कहते हैं कि यार साथ वाला प्लॉट अगर देखो फॉर सेल है तो हम उसके ऊपर का अपना घर बना देते हैं। तो ज्यादातर लोग इस तरह प्रॉपर्टी परचेज करते, कई बार औकात इनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है लेकिन इनके साथ कम होता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि फिर नुकसान होता किसके साथ है? भाई नुकसान होता है जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये लोग जो है ये इनको जरूरत नहीं होती, मतलब इन्होंने अपना घर नहीं बनाना होता, इनके पास वैसे सरमाया पड़ा हुआ था, आसान बिजनेस समझ के इन्होंने कहा जी कि चलो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कोई भी पूरी दुनिया के अंदर आप उठा के देख लें, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कारोबार आसान नहीं होता। सिर्फ पैसे के बलबूते के ऊपर बिजनेस नहीं होता, उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब इनको नुकसान 2-3 पॉइंट्स के ऊपर होता है कि एक तो ये एक से ज्यादा प्लॉट लेते हैं, फिर ये रिस्क लेते हैं। अब ये प्री प्लान रिस्क लेते हैं कि कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जो हाउसिंग सोसाइटी अभी शुरू हो रही है, ताकि हमें कम रेट के ऊपर प्लॉट मिल जाए, उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते रहे, फिर उसके बाद जो है वो हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। जो 100% अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है वो ये कि प्लॉट मौके के ऊपर मौजूद है, आपने वो प्लॉट परचेज कर लिया, उसकी प्राइसेस डाउन होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो नई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रिस्क होता है। बहरहाल ये वो वाली इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि एक से ज्यादा प्लॉट परचेज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई और बिजनेस देख ले जिसमें 25 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, लोग उसको पहला साल, दूसरा साल, पांचवा साल उसको सीखते हैं, 5-10 साल का लोगों को टाइम लगता है, फिर उसके बाद जाके वहां से उसको प्रॉफिट आता है। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर एज ए प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनकी कोशिश होती है कि भाई हम लोग घर बैठे और हम लोग प्लॉट परचेज करें और उसके ऊपर प्रॉफिट आ जाए। तो वो सीखने से पहले जो है वो आप इन्वेस्टमेंट ना करें। इसी सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आपको नुकसान होता है। बाकी फ्रॉड की किस्में जो है उसके ऊपर तफसीली वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नुकसान हो रहा है कि आपने रियल एस्टेट सेक्टर को सीखा नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर 2 तरह के भी इन्वेस्टर होते हैं। एक वो इन्वेस्टर होता है जो सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ रियल एस्टेट एडवाइजर, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी का विजिट करता है और वो रोजाना के हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर के साथ उसका वो राब्ते में है। वो देख रहा होता है कौन सी हाउसिंग सोसाइटी कौन सा नया ब्लॉक जो है वो डेवलप कर रही है, कौन सा प्लॉट आज सेल हुआ है। वो रियल एस्टेट एडवाइजर उसके दोस्त होते हैं। वारे की चीज थोड़ी बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आ रही होती है तो वो रियल एस्टेट एडवाइजर को पता होता है कि भाई फलां बंदा है, उसके पास पेमेंट पड़ी है, वो उसको कॉल करते हैं, वो उसी वक्त उसको जो है वो पे ऑर्डर बना के देता है, वो कैश पेमेंट करके ट्रांसफर करा लेते हैं। इस डाउन मार्केट के अंदर भी ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन नुकसान ज्यादा उन लोगों को हो जाता है जो रियल एस्टेट बिजनेस को सीखे बगैर इसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं किसी के कहने के ऊपर। तो मेरी सिर्फ आज की जो मशवरा
है वो सिर्फ यही है कि भाई आप अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो खुदा के लिए इस बिजनेस को सीखें। इस डाउन मार्केट के अंदर भी बहुत लोग रियल एस्टेट से पैसा कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।